दूसरे चरण में अब तक 62% मतदान हुआ है। बाड़मेर लोकसभा सीट पर 70.98% वोटिंग हुई है। सबसे कम पाली लोकसभा सीट पर 52.97% मतदान हुआ है। अजमेर सीट पर 53.47% मतदान हुआ है। बांसवाड़ा सीट पर 70.20% मतदान हुआ है। भीलवाड़ा में 57.26% वोटिंग हुई है। चित्तौड़गढ़ की बात भी करेंगे, 65.79%। जालौर सिरोही में 61.85% वोटिंग हुई है। झालावाड़ बाना सीट पर 67.40%। जोधपुर सीट पर 62.75% मतदान। कोटा सीट पर 68.04% मतदान। राजसमंद में 55.57, टोंक सवाई माधोपुर में 52.97, उदयपुर में 62.06% मतदान हुआ है। और मतदान के प्रतिशत को लेकर ये वोटिंग का ट्रेंड क्या कुछ कहता है, चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबरें आ रही हैं उसका भी आपसे रूबरू कराते हैं आपको। दूसरे चरण की जो 13 सीटों पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली है, अगर पहले फेज के मुकाबले इसको देखा जाए तो अब तक 62% से ज्यादा वोटिंग हुई है। 2019 में इन 13 सीटों पर 68% मतदान हुआ था। 2019 में राजस्थान में टोटल 25 सीटों पर 66.34% वोटिंग हुई थी। तो इन 13 सीटों की अगर देखते हैं तो 68% मतदान हुआ था 2019 में। और 25 की 25 सीटों को अगर देखें आंकड़ों के नजरिए से तो 2019 में राजस्थान की 25 सीटों पर 66.34% मतदान हुआ था। प्रतिशत जो 25 सीटें हैं प्रदेश की, अब वो ईवीएम में लॉक हो चुकी हैं। उनका रिजल्ट लॉक हो चुका है। 4 जून को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। और नतीजों का बेसब्री से इंतजार वोटर को रहेगा, उससे भी ज्यादा इंतजार राजनीतिक दलों को, और उससे भी बड़ा इंतजार हर एक प्रत्याशी को रहेगा। 3 खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर शर्मा जी कांग्रेस से हैं। किशोर जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ राजीव जैन जी विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, आपका स्वागत। और हमारे साथ डॉक्टर संजय शर्मा लगातार बने हुए हैं। राजीव सर, पहले मैं आप ही से एक टिप्पणी लूंगा। अगर 2019 से कंपेयर करें तो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2019 में इन 13 सीटों पर 68% मतदान हुआ था, अभी तक 62%। जब हमारा आप बात कर रहे हैं यह आंकड़ा देर रात तक और इंक्रीज हो सकता है, लेकिन मुश्किल लग रहा है कि 68% तक ये पहुंचेगा। ये क्या दर्शा रहा है, किसको नुकसान किसको फायदा? देखिए, तो राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से देख लेते हैं, लेकिन संतोषजनक ये कि जो पहले चरण में मतदान हुआ था उससे अच्छा मतदान हुआ है, तो इसको संतोषजनक स्थिति कहा जा सकती है। जो कि उम्मीद थी कि अब इस बार बहुत ही कम होगा, लेकिन है। लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से कम मतदान को भी अपने पक्ष में बताने का दावा कर देते हैं और ज्यादा मतदान को भी अपने पक्ष में बताने का दावा, ये उनके अपने दावे हैं। लेकिन निष्पक्ष तौर पर देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो मतदान में बढ़ोतरी हुई है उसके लिए मीडिया, चुनाव आयोग और राजनीतिक दल भी, उनकी भी मतलब काफी बड़ी भूमिका रही, जो दूसरे चरण में उन्होंने मतदान को 60 से ऊपर पहुंचाया या मतलब एक संतोषजनक स्थिति में लाने का काम किया। लेकिन अब नतीजे तो जो 4 जून को ही आएंगे, लेकिन मुकाबला कांटे का डाला। जो 13 सीटों पे जो चुनाव हुआ उसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर थी, क्योंकि उनके पुत्र इन चुनावों में लड़ रहे थे। तो निश्चित तौर पे बड़ा कांटे का मुकाबला रहा। जैसे बाड़मेर सीट के लिए कहा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन जो मुझे जानकारी है पिछले 2 दिन में हालात बदले। जो निर्दलीय प्रत्याशी कहीं आगे दिखाई दे रहे थे वो कहीं पीछे हुए हैं। मुख्य मुकाबले में कांग्रेस और भाजपा ही आई है, ऐसा माना जा रहा है। नतीजा 4 को ही पता पड़ेगा। अब तो सारी चीजें ईवीएम में कैद हो चुकी है जी। अब वो तो देखने वाली बात है जी। किशोर जी, हम लगातार आपके कुलीग्स यानी कांग्रेस के नेताओं से बात करते आए हैं और ज्यादातर लोगों का यही मत और यही तर्क था कि जो पहले चरण के वोटिंग परसेंटेज में कमी रही है उसका आकलन उन्होंने इस तरीके से निकाला कि बीजेपी का वोटर उदासीन है, वो बाहर निकलकर नहीं आया और कांग्रेस को इसमें फायदा होगा। कांग्रेस की सीट बढ़ेगी, कांग्रेस की खाता खुलेगा तीसरी बार, भले ही 2 बार पिछली बार नहीं खाता खुला हो। इस बार तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। ये जो हैट्रिक की उम्मीद लगाए बैठे थे, हैट्रिक तो नहीं हो रही है, तो लगभग तय है। और एक बात और साफ है। अच्छा, एक बात ये भी तय है कि 2014 से 2000 अभी ये, लेकिन इतना तय है कि परिणाम अप्रत्याशित आएंगे
और जितनी सीटें आएंगी उसका इंतजार 4 जून तक कर लेते हैं। ठीक है, सारी सीटें कितना परिणाम आता है वो अभी बाद में 4 जून को देखा जाएगा। एक बात ये देश जानना चाहता है कि 10 साल आप नरेंद्र मोदी जी राज में रह गए, 2014 से 2024 तक। इतना 10 साल आपने राज कर लिया, प्रधानमंत्री रहे, आपने इतनी बड़ी बड़ी विकास की योजना चलाएं, इसके बावजूद भी इस देश की जनता आपसे इतनी खुश नहीं हुई कि बम्पर वोटिंग के लिए आपसे बाहर निकलें। आपके कार्यकर्ता इस कदर बाहर नहीं आए कि लोगों को मोटिवेट करें और वोट के लिए वोट डलवाएं। RSS जो इनका मूल संगठन है वो क्यों नहीं मुखर होकर बाहर आया? तो ये भी विषय जानने का है कि अगर विकास इतना ही हुआ है तो इस देश की जनता ने खुल के वोट क्यों नहीं किया? खुल के वोट लोगों ने क्यों नहीं किया किशोर जी? सवाल ये भी है कि कांग्रेस को लेकर सरकार में लाने के लिए वोटर क्यों नहीं आया? कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर वोटर जागरूक क्यों नहीं दिखा? सरकार बदलने को लेकर क्यों वोटों की तूफान और आंधी नहीं चली? कांग्रेस की बातों को लेकर क्यों वोटर कतारों में नहीं लगा? कांग्रेस के वादों को लेकर, उनकी सरकार बनाने को लेकर आखिर क्यों ये वोटिंग परसेंटेज ने रिकॉर्ड नहीं बनाया? किशोर शर्मा जी, देखिए, अभी आपने बताया कि 4% का फर्क है। 4% के फर्क में बीजेपी ने पिछले 25 सीटें जीते। सारी चीजें, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। हम तो विपक्ष में हैं और 10 साल से विपक्ष में हैं, सरकार और तो अब आना तो चाहते हैं राजस्थान में विपक्ष में है। हाँ, बिल्कुल आना चाहते हैं इस, और सिर्फ सरकार के लिए हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, और हमने हर मौका, हर लड़ाई सड़क पर रह के लड़ी है। कि कोई मौका हो, किसी मुद्दे किसानों के हक की लड़ाई हो तो हमने लड़ी है। खिलाड़ियों के, महिला खिलाड़ियों के हक की लड़ाई है, वो हमने सड़क पर आके लड़ी है। इनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है। अब मेरे सवाल का भी जवाब दे रहे थे। किसी कार्यकर्ता ने लड़ाई नहीं लड़ी है? मेरे सवाल का भी जवाब दे रहे थे। मैं आपको वही, हम लड़ाई लड़ी है। हम विपक्ष में रहकर तो लड़ाई लड़ेंगे जी। हमारे पास करने को सिर्फ लड़ाई तो थी, और उसी लड़ाई का परफॉर्मेंस है कि लोग हमारे पक्ष में वोट डाल रहे हैं। अगर इनका इतना चमत्कारी मिरेकल था, इनका इतना ही जादू था, लेकिन आपके पक्ष के लिए इनके लोग ये वोटिंग परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ रहा है? फिर अगर आपको लग रहा है कि उदासीन है, 14 से लेकर 24 तक के कार्यकाल से वोटर खुश नहीं है और कांग्रेस को वापस लाना चाहता है, कांग्रेस का शासनकाल स्वर्णिम रहा था, तो फिर क्यों वोटर नहीं आ रहा है? इसका जवाब चाहिए। तो क्या आपके बात बताता हूं आपको, ये जो वोट पड़ा है, ये वोट सरकार के खिलाफ वोट पड़ा है, और बड़ी संख्या में हमारा मतदाता वोट डालने गया है। तो इसका रिजल्ट आपको 4 जून को साफ नजर आ जाएगा। उनको हमारी लड़ाई पसंद आई है। उस लड़ाई में उनको लगा कि अगर उनके हक की कोई लड़ाई लड़ने वाला है तो कांग्रेस है। इन्होंने जितना भी तानाशाह रवैया अपनाया, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, उसका नतीजा था कि लोग नाराज होकर घरों में बैठ गए। इसलिए ये सारी चीजें आपको क्या, ईडी सीबीआई का आपको लोगों को लगता है कि इतना बड़ा काम हो जाए और ईडी सीबीआई को लोगों को पसंद नहीं आता? आप देखिए, आज का विज्ञापन पढ़ लीजिएगा। उस विज्ञापन में कमल का फूल छोटा हो गया और महामानव के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को दिखाया जाता है। नेता तो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, इंदिरा इज इंडिया, वो भी हमने देखा है, वो भी देश ने देखा है। इतना, और ये बताइए बड़ा महामानव का चित्र नहीं, कभी नजर नहीं आया। इतना बड़ा महामानव का चित्र नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है नरेंद्र मोदी जी वोट मांगते तो कहते हैं पार्टी के लिए वोट नहीं मांगते। मुझे किशोर एक बड़ा हो जाए, मुझे जवाब नहीं मिल रहा। मैं बड़ा बेसब्र रहता हूं जवाब लेने के लिए। वो अहंकार कि कांग्रेस के किसी भी हमारे साथी की तरफ से ये कुछ दावा नहीं किया गया कि भाई हमारी 25 सीटें आ रही हैं। ये दावा नहीं किया गया कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं। ये कहा गया कि हम टाइट फाइट देंगे, हमारी बीजेपी से 1 सीट ज्यादा आएगी। ये सब कह रहे हैं, लेकिन कुछ एक आंकलन, सर अब तो स्थिति में होंगे, बताने के लिए कि 1 सीट आ रही है, 2 सीट आ रही है, 3 सीट आ रही है। बीजेपी की 25 नहीं आएगी। अरे ठीक है, नहीं आएगी, आपकी कितनी आएगी? और बीजेपी को कर लेने दीजिए। ये दावा तो नरेंद्र मोदी जी कर लेने दीजिए। अरे सर, दावा नहीं, एक आंकलन होता है। जब वोटिंग हो जाती है उसके बाद तो फिर आंकलन होता है ना। है, बिल्कुल आंकलन है, बिल्कुल आंकलन है। जनता हमारे साथ है, जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। जनता के साथ, जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ी, वो जनता हमारे साथ है। इस आंकड़ों का फेरबदल पता पड़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर संजय सर, मुझे ये बताइए, बांसवाड़ा सबसे ज्यादा प्रतिशत वहां पर अभी तक देखने को मिला। दूसरी सीट जो है जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, वहां पर ज्यादा प्रतिशत देखने को मिला। टोटल ओवरऑल अगर हम देखें
68% 2019 में रहा था, अभी तक 62% रहा है और टोटल 25 सीटों पर 2019 में 66.34। अगर मैं 62 और पहले फेज को अगर एवरेज उनकी निकालता हूं तो वो कहीं ना कहीं 60% से नीचे आते हुए दिखाई देता है। सर थोड़ा सा रोशनी डालिए, ये अलग अलग सीट पर अलग अलग प्रतिशत और इसके अंदर जो अंतराल और फासला रहा है, पाली में बड़ा कम प्रतिशत हुआ है, कैसे आप देखते हैं? हर सीट का वोटर अपने हिसाब से गया है, दिल्ली की सरकार के हिसाब से वोट डालने के लिए नहीं गया है, कांग्रेस को लाने के लिए या बीजेपी को हटाने के लिए नहीं गया है, अपने प्रत्याशी का, अपनी सीट के सांसद का चुनाव करने के लिए गया है क्या? देखिए, हमें ना इसको आप अगर देखेंगे, आप ये देखिए कि जब पंचायत का, म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव होता है तो 90% मतदान होता है। विधानसभा में 75 के आसपास हमारा हुआ, लोकसभा में हम 70 क्रॉस नहीं कर पा रहे। ये मेरी एक चिंता, मुझे ऐसा लगता है कि लोग देश के चलाने के मामले में अपनी भागीदारी के बारे में आशंकित हैं कि हम सचमुच में जो कुछ करते हैं हम देश चलाने में योगदान दे सकते नहीं दे सकते। इसका मतलब ये है कि हमारी डेमोक्रेसी में जो विकेंद्रीकरण है वो सही माने में नहीं हो रहा है और ये बड़ा चिंता, लोकतंत्र के लिए बड़ी चिंता का विषय है जिसपे पार्टीज को और जो इलेक्शन कमीशन है उनको विचार करना चाहिए कि इसको कैसे बढ़ाया जाए। एक पक्ष तो ये, दूसरा एक और कैलकुलेशन, अगर आप 4% का गैप है पिछले, तो हमें ये देखना होगा कि इस बार 80 की उम्र से ज्यादा वाले लोगों को ऑप्शन दिया गया था कि वो मतदान अपने घर से कर सकते हैं। मुझे लगता है इसमें अभी वो काउंट नहीं हुए हैं। जो इस तरह का मतदान है 80 वाला या जो एम्प्लॉइज वाला है वो भी काउंट नहीं हुआ, तो ये फर्क शायद 1-2% का रहेगा। एक और कुछ अध्ययन है जो ये बताते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत ज्यादा माइग्रेंट लेबर है और जिनके आसपास बहुत बड़ा अर्बन इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे आप पाली को लीजिए, वो गुजरात जा सकते हैं लोग, तो उनके स्टेक्स इतने ज्यादा लोकसभा को चलाने में नहीं है, तो उन्हें ना तो कैंडिडेट ला पाता है इतने सारे लोगों को और ना वो खुद इस कीमत पे आना चाहते हैं। इसके बारे में लोग फिर हमें, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को या हमारे राजनीतिज्ञों को सोचना पड़ेगा कि क्या जो जहां बैठा है उसको वहीं से वोट देने का अधिकार दिया जाए। जैसे कि मैंने खुद टिबेटन इलेक्शंस कवर किए हैं और वो 170 देशों में पोलिंग होती थी, उसकी 170 देशों से आप बैठ के पोलिंग कर रहे हैं। हमें इस तरफ विचार करना चाहिए। एक और कुछ अध्ययन जो अमेरिका में किए गए जो बढ़ाने के लिए ये कि आप इसको राष्ट्रीय उत्सव घोषित कर दें चुनाव को, और लोग जो भोजन की व्यवस्था है वो घर पे कर दें, एक तरह का सेलिब्रेशन होना चाहिए, जिससे कि खासतौर से जो महिलाएं हैं वो निकल के और परिवार को लेके साथ में आए तो आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। और आप देखिए कि आज जो, अगर पिछली बार हम देखें तो 22 करोड़ वोट बीजेपी को मिला और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। 22 करोड़ लोग 140 करोड़ लोगों की भावना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप बोलिए माइनॉरिटी ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ शुरू से लेके कि 51% किसी ने रिप्रेजेंट किया हो। तो ये हमारी लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक विचारणीय बिंदु है जिस पे हमें कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। राम कुमार जी भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राम कुमार जी, जो वोटिंग परसेंटेज आया है इस पर एक आपका मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा, फिर और आगे सवाल करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे ये सेकंड चरण का जो लोकसभा का ये लोकतंत्र का महोत्सव में जो पार्टिसिपेशन किया मतदाताओं ने और विशेष रूप से नव मतदाताओं ने, तो उसमें परसेंटेज बढ़ा है। तो ये मैं कह सकता हूं कि चुनाव आयोग के द्वारा भी, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा भी, पार्टी अन्य के भी द्वारा और आपके मीडिया के द्वारा जिस तरह का अवेयरनेस की, उसका ये है कि रिजल्ट ये आया कि परसेंटेज बढ़ा है। और परसेंटेज बढ़ा है तो ये एक अच्छे लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र के लिए एक अच्छी निशानी है। तो मैं ये कहूंगा कि पिछले 2019 के चुनाव जो कि वो भी गर्मी में ही हुए थे, इस बार भी गर्मी है, उनसे हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसका परसेंटेज कम आ रहा है प्रतिशत। और यहां किशोर जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं हमारे साथी, उनका यह कहना है कि 14 से लेकर 24 तक देश में मोदी सरकार अगर काम यहां पर कर रही है तो फिर वोटर क्यों उनकी तरफ से नहीं आ रहा है बीजेपी को फिर से सरकार बनाने के लिए, हैट्रिक बनाने के लिए? एक कमेंट चाहूंगा जल्दी से राम कुमार जी। देखो, स्पष्ट है कि मोदी जी का व्यक्तित्व और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर राष्ट्रहित में और जनहित में जो कार्य ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, वह सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण से लेकर के राष्ट्र की सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य, तो उसको देखते हुए 2014, 2019 और 2024 के अंदर भी हमारा है जो जिस तरह का हमारा टारगेट है वो पूरा होगा।
और आज जैसे 190 सीटों पे चुनाव आज समाप्त हो गया है, उसके अंदर भी हम बहुत अच्छे राजीव जैन साहब, मैं एक सवाल आपसे करूंगा। ये जो किशोर जी ने भी कहा और लगातार सब जानना और सुनना भी चाह रहे हैं कि भाई इस बार 25 की 25 सीटों की हैट्रिक बनना इतना आसान नहीं है। अब चुनाव हो चुके हैं, एक थोड़ा सा विश्लेषणात्मक तौर पर अपनी बात आप रख सकते हैं। नहीं, इसके हमारे लिए हमें कहीं डाउट ये नहीं हो रहा कि हमारा मिशन 25 रामकुमार जी, पूरा नहीं हो रहा। ये राजीव जैन जी हमारे साथ दूसरे मेहमान, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं। राजीव जी, देखिए, ये तो अब सब जो 4 जून को ही साफ हो पाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो चुनाव हुआ लोकसभा का और अपने राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो ये मोदी केंद्रित चुनाव था। या तो मोदी के पक्ष में वोट डला है या मोदी के विरोध में वोट डला है। अब जो पक्ष अपने पक्ष में ज्यादा वोट डलवा पाया है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और जहां तक हैट्रिक की बात है, 2019 का चुनाव भी मैंने बहुत नजदीक से कवर किया था। उस समय भी कई सीटें ऐसी लग रही थी, 5-6 सीटें, जिसमें दौसा की भी है, धौलपुर करौली की भी है, भरतपुर की भी उस समय सीट थी। ये सब सीटें ऐसी लग रही थी कि शायद बीजेपी नहीं जीत पाएगी, लेकिन आखिर में जाते जाते जो नतीजा है, चाहे कम मार्जिन से 50-60 हजार वोटों के मार्जिन से, ये सीटें भी बीजेपी के खाते में चली गई थी। तो निश्चित तौर पर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी भी 5-7 सीटें ऐसी मानी जा रही हैं जो कि काफी टक्कर में है, लेकिन 15 से 20 सीटें ऐसी मानी जा सकती हैं कि जहां भाजपा आगे है। अब जो टक्कर वाली सीटें, उन पर कहीं भी चीजें बैठ सकती हैं, या वो तो अब नतीजे पे ही सामने आएगी। लेकिन वो कहा जा सकता है कि यदि एक मोदी के पक्ष वाला वोट ज्यादा पड़ा है तो निश्चित तौर पर फिर वो हैट्रिक की तरफ भी भाजपा बढ़ सकती है। लेकिन जो चुनाव शुरुआत से ही भाजपा ये कहती आ रही थी 25 हम जीतेंगे, कांग्रेस का जो दावा था शुरुआती दौर से वो ये था कि हम इनको 25 नहीं जीतने देंगे। 25 नहीं जीतने का मतलब है कि 22-23 सीटें तो कम से कम भाजपा उस दौर में जीतने की स्थिति में थी। लेकिन जब उम्मीदवारों का चयन हुआ तो कांग्रेस का उम्मीदवारों का चयन जिस ढंग से हुआ वो आप हम सबके सामने, किस तरीके से उम्मीदवार उन्होंने मैदान छोड़ा, नहीं लड़े, बड़े नेताओं को लड़ना था उन्होंने इनकार कर दिया, कहीं ना कहीं टिकट दिए तो उसने लौटा दिया, कहीं बिल्कुल बांसवाड़ा सीट। अच्छा, रामकुमार जी अगर 25 सीटें नहीं आई तो इसका ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा? देखिए, हमें ये पूरा कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास है, प्रतिबद्धता के साथ में जिस तरह का हमारे कार्य होते हैं, हमारे संकल्प पत्र के जो कार्य होते हैं, उसको देखते हुए ये पूर्ण रूप से 25 की उधर कांग्रेस के किशोर जी को भी पूरा विश्वास है कि 25 सीटें तो आएंगी नहीं इस बार बीजेपी। इनको तो पहले भी 2014 में भी था, 2019 में भी था और उसके बाद में, लेकिन 60 वर्ष का शासनकाल जो इन्होंने 55 वर्ष तो कम से कम किया है, उसके इनको किशोर जी किसका विश्वास टूटेगा? इसलिए राजस्थान में 5 वर्ष का जो कुशासन, जंगल राज, अपराधीकरण के जो हुए, भ्रष्टाचार जो हुआ, उसको राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी गौण हो गई है और नरेंद्र मोदी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गौण हो गई है और नरेंद्र मोदी उससे ऊपर हो गए हैं। जब ये प्रवक्ता वगैरह सब बात करते हैं तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए वोट पड़ा, ना कि बीजेपी के लिए वोट पड़ा है। ये तय करके बता दें कि ये वोट बीजेपी का है कि नरेंद्र मोदी का है। क्या बीजेपी का जो संघर्ष इन लोगों ने इतना बनाया 1980 के बाद में 45 साल में, 44-45 साल में, तो क्या बीजेपी खड़ा करने में किसी और नेताओं का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा क्या? कि नरेंद्र मोदी को आप इतना महामानव बना रहे हैं कि अभी बार बार जिक्र करते हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से होगा, नरेंद्र मोदी वजह से होगा। तो आप ये तो तय करें कि पार्टी को वोट पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी को वोट पड़ रहा है? रामकुमार जी, राजनीय मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ और वे कांग्रेस के प्रवक्ता को, ये पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है। पहली बात तो ये किसी वंश की पार्टी नहीं है और ये नरेंद्र मोदी जी और भाजपा है। बोलिए ना भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी क्यों बोल रहे हैं आप बोलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ रहा है। मैंने आपकी बात को सुना है, आपकी बात को सुना है और मैं आपको सुन रहा हूं जनाब। सिर्फ सत्ता के लिए नहीं आती, लेकिन ये राष्ट्र की सेवा के लिए आती है। नरेंद्र मोदी जी की जो बात करें, उनका चेहरा 140 करोड़ लोगों की एक्सेप्टेंस है और जो मतदाता की है, न केवल भारत के अंदर लेकिन विश्व पटल पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी अपने आप में भारत का मतदाता के अंदर इतना समा गया है कि हमारी भाजपा का जो भी एजेंडा है, जो संकल्प पत्र है, उसको उनके नेतृत्व में पूरा हुआ है। उनका विजन है, दृष्टि आपके पास न नेता है, न नीति है, न रीति है। रामकुमार जी वोट नरेंद्र मोदी को पड़ेगा या बीजेपी को पड़ेगा? करके चले गए, आपके टिकटों के लिए ये हालत हुई है, फिर बदलते रहे और अभी राजस्थान। रामकुमार जी, ये किशोर जी पूछे वोट बीजेपी को पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी को पड़ेगा?
बीजेपी नरेंद्र मोदी जी में अंतर नहीं, वो नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता है जो एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री जी को निश्चित है कि उनके व्यक्तित्व को, उनके कर्तृत्व को, उनके नेतृत्व के द्वारा जो कार्य हुए उनको ये वोट पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। किशोर जी, दरअसल मैं इसमें थोड़ी सहूलियत दे देता हूं, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं। दरअसल एनडीए का बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, पता है कि वो अगर बीजेपी को या उनके घटक दलों को वोट दे रहे हैं तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस का नहीं पता है, इसलिए शायद आपको जो है इसमें दिक्कत आ रही होगी। रविंदर जी, शायद ये मालूम हो जाना चाहिए कि अभी एनडीए ने अपना प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नहीं है। 2024 के बाद के चुनाव के लिए अभी प्रधानमंत्री हैं सिर्फ। राम कुमार जी क्या कह रहे हैं किशोर जी? प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित नहीं है। ये कुछ भी कहें, ये निश्चित है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार में प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि उम्मीदवार नहीं है, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है ही नहीं है। ये अगर ऐसा है तो तानाशाही है, लोकतंत्र नहीं है पार्टी में कि मैं जो चाहूंगा वो बनूंगा। भारतीय जनता पार्टी करते। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार प्रधानमंत्री बने लगातार? की तानाशाही है ये। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार प्रधानमंत्री बने लगातार? इनको ये बताओ कि इनका प्रधानमंत्री कौन है, इनका इंडी गठबंधन कितना है, आपस में बनाया था, पूरे उनको सांसदों बनाया था, पहले घोषित नहीं किया गया था। भ्रष्टाचारी और परिवार मिलकर के कांग्रेस के सदस्य ने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया था, उससे पहले सुभाष चंद्र बोस को बनाया था। तय कर लिया नरेंद्र मोदी जी ने। इन्होंने सब कुछ किया, लेकिन इन्होंने आखिर में उस परिवार के हक नहीं। ये सब उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बनाया था। ये भी क्लेम करते पार्लियामेंट बोर्ड बनाएगा। अब ये इन्होंने अपने आप ही घोषित कर लिया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए वोट कहते हैं। संजय शर्मा सर, मैं एक कमेंट जानना चाहूंगा। अब 2 चरणों के जरिए राजस्थान की 25 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। राजस्थान की राजनीति आज के बाद आप कहां जाते हुए कहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 4 जून को नतीजे आएंगे, लंबा अभी इंतजार है, लेकिन राजस्थान की राजनीति वो इसलिए चूंकि एक टेप बम, वीडियो बम भी सामने आया। आज मुख्यमंत्री ने अपने घर पर सीएमआर में गृह प्रवेश भी कर लिया। लगातार राजनीतिक पारा क्या राजस्थान का हाई रहेगा, भले ही दोनों ही चरणों के जरिए 25 सीटों पर चुनाव हो चुका है। संजय जी। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जो राजस्थान की, जो भारत की सारी राजनीति में राजस्थान की राजनीति बहुत 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 देखने की ज़रूरत पड़ेगी इस लोकसभा चुनाव के बाद जी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कांग्रेस ने चुनाव की शुरुआत बहुत झिझक के, बहुत कमज़ोरी से, उनके कार्यकर्ता ज़मीन पर दिख नहीं रहे थे, ये बात साफ थी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ में सामाजिक समीकरण कुछ जगह हाथ लग गए। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि 25/25 लगभग असंभव है बीजेपी के लिए। पहली बात तो ये है। ठीक है सर। कांग्रेस कुछ ना कुछ अपनी जगह बनाएगी और मार्जिन कम करेगी। बिल्कुल। उस हालत में चुनाव जो और यहाँ की राजनीति वो ज्यादा सघन होगी, ज्यादा प्रतिद्वंदी होगी, जो जनता के लिए अच्छा रहेगा। मेरे पास आज सर वक्त इतना ही है, चर्चा आगे भी लगातार करते रहेंगे। मैं सभी मेहमानों का आज इस डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। तो ईवीएम में कैद 25 सीटों के नतीजे हो चुके हैं, दावे कुछ भी किए जा रहे हो, लेकिन इंतजार तो अभी करना होगा क्योंकि 5 चरणों के चुनाव अभी होने बाकी है। लेकिन राजस्थान की राजनीति शांत और खामोश नहीं रहने वाली है। 4 जून तक इसमें कई उतार चढ़ाव, कई आरोप प्रत्यारोप, कई बदलाव देखे जा सकते हैं। इन पर हमारी नजर रहेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप नजर रखिएगा। फिलहाल आज स्पेशल डिबेट में इतना ही। नमस्कार।